जो टॉपिक्स अभी जो हम बताएंगे वो 2 टॉपिक बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो नेग्लेक्टेड टॉपिक है। कभी भी देखें हम कि क्वेश्चन भी कम पूछे गए उससे। पीटी में एक टॉपिक से पूछा गया है, पीटी में तो दोनों टॉपिक से पूछा गया है, लेकिन मेंस के लिए और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, इतना गला काट प्रतियोगिता है एग्जाम में कि जो टॉपिक नेग्लेक्टेड है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम को दिन ब दिन टफ बनाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसलिए 2 टॉपिक्स थोड़ा कम सवाल पूछे गए हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। प्रीलिम्स में पूछा गया ऐसा नहीं। तो पहला एक टॉपिक है बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। दूसरा है बिहार में पत्रकारिता, ठीक है ना, और साहित्य, ठीक है ना, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म इन बिहार। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहला तो एक प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि बिहार में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर साल दिए जाए पुरस्कार, लेकिन कुछ पुरस्कार हमेशा बिहार सरकार मतलब प्रदान करती है। तो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सेक्टर है, अलग अलग पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला आप देख लें, मैंने लिखा है चाणक्य अवार्ड। पूछा जाएगा कि चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में बिहार में दिया जाता है, तो उसका आंसर होगा राजनीति विज्ञान में, ठीक है। दूसरा एक अवार्ड है मंडन मिश्र अवार्ड, ठीक है। यह धर्म और दर्शन के क्षेत्र में किसी भी रचना या योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, वह है मंडन मिश्र पुरस्कार, ठीक है। तीसरा पुरस्कार है विद्यापति अवार्ड। महाकवि विद्यापति के नाम पर इस पुरस्कार को दिया जाता है और इसका क्षेत्र जो है फोक लिटरेचर एंड इन हिंदी, यानी हिंदी में लोक साहित्य, यानी जो साहित्य जो आम लोगों की रुचि के हिसाब से जिस साहित्य की रचना हुई उसको लोक साहित्य कहा जाता है। लोक का मतलब लोग है और फोक लिटरेचर इन हिंदी मतलब हिंदी में ऐसी साहित्यिक कृति जिसका संबंध लोक रुचि से है। उसके बाद आइए आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट गणितज्ञ और एक महान विद्वान व्यक्ति थे भारतीय इतिहास के, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, पाई का मान बताया था और पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा करती है। उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी उपलब्धि के लिए आर्यभट्ट अवार्ड दिया जाता है। अगला पुरस्कार है उपेंद्र महारथी अवार्ड। आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कला एवं शिल्प के लिए उपेंद्र महारथी पुरस्कार। एक और गौर करने की बात है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह बिहार के विभूतियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है और जिस विधा में उन विभूतियों ने अपना योगदान दिया है उसी विधा को पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया है, ठीक है। अगला पुरस्कार है अयोध्या प्रसाद खत्री अवार्ड, ठीक है ना। अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार यह दिया जाता है हिंदी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यानी हिंदी भाषा और लिपि के लिए दिया जाता है। अयोध्या प्रसाद खत्री अवार्ड आप लिखिए, हिंदी भाषा और लिपि के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक और अगला पुरस्कार है काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार। यह इतिहास और संस्कृति के लिए दिया जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल जो थे वो एक इतिहासकार थे और कला के मर्मज्ञ थे, ठीक है। इसलिए इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काशी प्रसाद जायसवाल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अगला ये राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह अवार्ड यानी राजा राधिका रमन के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और इसका क्षेत्र है नोवेल एंड स्टोरी, उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्र में
यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है शिवपूजन सहाय अवार्ड। ठीक है ना। शिवपूजन सहाय बिहार के एक महान साहित्यकार थे और उनकी कई रचनाएं उपलब्ध हैं और उन्हीं के नाम पर ललित निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत के लिए दिया जाता है। ललित निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत के लिए इसका इंग्लिश होगा लिरिक एसे, मेमोयर एंड ट्रेवेलॉग। ट्रेवेलॉग यात्रा वृत्तांत को कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, वह शिवपूजन सहाय पुरस्कार है। अगला ये राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार। राम वृक्ष बेनीपुरी भी बिहार के एक साहित्यकार थे और इनका योगदान मैंने जब पढ़ाया था सबने वज्ञ आंदोलन या किसान आंदोलन, तो उनमें इनका योगदान मैंने बताया था। पटना में भी इन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन मूलतः यह साहित्यकार थे और इनके नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है वह ड्रामा एंड थिएटर यानी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में राम वृक्ष बेनीपुरी के, क्योंकि इनकी कृतियों पर कई नाटक हुए हैं और रंगमंच में उन नाटकों का प्रदर्शन हुआ है। आगे देखिए केदारनाथ मिश्रा प्रभात अवार्ड। केदारनाथ मिश्रा प्रभात पुरस्कार जो है वह काव्य के क्षेत्र में, पोएट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। केदारनाथ मिश्रा प्रभात अवार्ड पोएट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आइए नलिनी विलोचन शर्मा अवार्ड। नलिनी विलोचन शर्मा पुरस्कार जो है वो समीक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। समीक्षात्मक जो भी रचना होगी उसमें नलिनी विलोचन शर्मा पुरस्कार बिहार में प्रदान किया जाता है। अब आइए गोरखनाथ सिंह अवार्ड। गोरखनाथ सिंह बिहार के नामी गिरामी अर्थशास्त्री थे और उन्हीं के नाम पर जो ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। गोरख प्रसाद सिंह। और एक गोरख बाबू बिहार के बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। ठीक है ना, बहुत महान गणितज्ञ। डॉक्टर सच्चिदानंद अवार्ड। सच्चिदानंद अवार्ड जो है पुरस्कार जो है लॉ लिटरेचर के लिए दिया जाता है। जो कानून का साहित्य है जिसमें न्याय और उसके फैसलों का उल्लेख हो और कानूनी साहित्य हो, उस क्षेत्र में जो रचना अगर रची गई तो उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद अवार्ड। अब आइए एक और पुरस्कार है नीचे, क्या उसका नाम था, अमरनाथ झा अवार्ड। ये बाल साहित्य होता है। साहित्य में बच्चों के लिए जो साहित्य की रचना की जाए उसको बाल साहित्य कहा जाता है और उसके लिए अमरनाथ झा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब आइए लक्ष्मी नारायण सुधांशु अवार्ड। लक्ष्मी नारायण सुधांशु अवार्ड रिसर्च बुक ऑन हिंदी। हिंदी भाषा में कोई भी शोध पुस्तक अगर छपी और वो अच्छी लगी तो उसके लिए लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसा ये सेगमेंट है जो बहुत लोकप्रिय चर्चित नहीं है और ये उपेक्षित टॉपिक्स है, तो एग्जाम को टफ बनाने के लिए इन सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको लगेगा कि सिलेबस से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो गैर महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन परीक्षा को टफ बनाने का कोशिश किया जा रहा है। अगला देखिए गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार। गोपाल सिंह नेपाली ने भी साहित्य की रचना की है और उनके नाम पर नए गीतों की जो रचना हुई और वो गीत यदि पसंद आया, लोकप्रिय हुआ, तो वो गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। अब आइए फणीश्वर नाथ रेणु अवार्ड। ये भी एक साहित्यकार थे बिहार के और इनके नाम पर रीजनल क्रिएशन इन हिंदी यानी हिंदी में जो आंचलिक कृतियां होती है, क्योंकि इनकी एक प्रसिद्ध कृति मैला आंचल थी और हिंदी साहित्य में उसकी गिनती आंचलिक साहित्य के शीर्षस्थ स्थान पर होती है और इसी कारण फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर
एक पुरस्कार की स्थापना की गई और हिंदी साहित्य में जो भी आंचलिक कृति यदि वो काफी एक्सेप्ट की जाए और काफी चर्चित हो तो उसके लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार प्रदान किया जाए। अगला पुरस्कार है भिखारी ठाकुर पुरस्कार, बुक्स इन भोजपुरी लैंग्वेज। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी को लोकप्रिय भाषा बनाया, ठीक है। लेकिन पहले मैंने बता दिया है कि धरतीदास और दरियादास ने 17वीं शताब्दी में भोजपुरी भाषा का विकास किया, लेकिन इस भोजपुरी को लोकप्रिय बनाने में भिखारी ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है और उनकी रचना का नाम विदेशिया है। तो उन्हीं के नाम पर भोजपुरी भाषा में यदि कोई ऐसा साहित्य रचा गया जो काफी अच्छा हो, लोकप्रिय हो, तो उसको भिखारी ठाकुर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। अब आइए कुछ एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा, वो इमिनेंट लिटरेचर मतलब बिहार के महत्वपूर्ण साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार। महत्वपूर्ण का मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, या इमिनेंट लिखा है मैंने, बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार। पहला देखिए मंडन मिश्र, ये बहुत पुराने समय के और बहुत लोकप्रिय साहित्यकार थे ये। ही वॉज बॉर्न एट महिसी इन सहरसा, ठीक है। एक चीज बता दे आपको, कुछ कुछ खास वर्ड्स जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अब ये बीबीआई फॉर पीटी, ठीक है ना। क्यों आदमी उपेक्षित ढंग से ऐसे पढ़ता है, केवल मंडन मिश्र के बारे में जानेगा, उनका जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ बॉर्न हुए थे, वो नहीं है, लेकिन ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है। पूछ दिया जाएगा कि मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय स्तर पर ये बहुत अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य से क्या किया था, शास्त्रार्थ किया था, ठीक है। He was born at महिषी in सहरसा, सहरसा जिले के महिषी में इनका जन्म हुआ था। He argued with शंकराचार्य, he wrote चिंतन विधि विवेक एंड भावना विवेक। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में लिखा है कि मंडन मिश्र जो थे बहुत बड़े साहित्यकार थे और इनकी विद्वता तभी मानी जाती है जब इन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था, और इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी। पहली पुस्तक का नाम है चिंतन विधि विवेक और दूसरे का नाम है भावना विवेक। सिर्फ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भावना विवेक बिहार के किस साहित्यकार की रचना है, या चिंतन विधि विवेक बिहार के किस साहित्यकार की रचना है, या मैचिंग में सुमेलित करे में भी ऐसे सवाल हो सकते हैं जब इधर 4 साहित्यकार का नाम रहेगा और इधर रचनाओं का नाम होगा। अब देखिए एक है वाचस्पति मिश्रा, ठीक है। वाचस्पति मिश्रा, he was commentator of शंकर भाष्य which is named भामती भाष्य। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ कि भामती भाष्य किसकी रचना है, ठीक है ना, पीटी के लिए। तो वाचस्पति मिश्रा की रचना है भामती भाष्य। भामती भाष्य क्या है, तो एक कमेंट है किस पे, शंकराचार्य के भाष्य पे, ठीक है। भामती भाष्य क्या है, कमेंट, एक समीक्षात्मक पुस्तक है। किसकी रचना है ये, वाचस्पति मिश्रा की है। और यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस व्यक्ति ने शंकराचार्य के भाष्य पर टीका की रचना की या कमेंट लिखा, ठीक है ना। तो वाचस्पति मिश्रा है। अब आइए नागार्जुन। नागार्जुन भी बिहार के ही थे। हिज ओरिजिनल नेम वाज वैद्यनाथ मिश्रा। ही वाज born at सतलखा विलेज इन दरभंगा। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नागार्जुन का जन्म कहां हुआ था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नागार्जुन वाज नोन एज यवी इन मैथिली लिटरेचर, ये भी वीवीआई हो गया। सवाल कैसे रहेगा? यवी उपनाम से बिहार के किस साहित्यकार का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना, हु इज नोन एज यवी इन बिहार, ठीक है ना। तो नागार्जुन का उपनाम था यवी इन मैथिली लिटरेचर, यानी मैथिली साहित्य में नागार्जुन को यवी नाम से, पूरे भारत में नहीं यवी कहा जाता था, मैथिली जो साहित्यकार थे वो नागार्जुन को यवी कहते थे। आफ्टर एडॉप्टिंग बुद्धिज्म ही माइग्रेटेड एंड लिव्ड इन श्रीलंका, जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया वो भारत से प्रवासित हो गए और श्रीलंका में जाके रहने लगे। एक सवाल यहां भी बनता है कि बिहार की किस साहित्यकार ने भारत से बाहर श्रीलंका में निवास किया? तो यवी यानी नागार्जुन। He contributed a lot in Umawari peasant movement at Chhapra in 1939। ये जो उमावरी मूवमेंट है, ये उमावरी किसानों का आंदोलन था जो छपरा में 1939 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे किसान आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन पूछ दिया जाएगा कि छपरा में 1939 में उमावरी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप आंसर क्या बताएंगे? बाबा नागार्जुन। ऑप्शन नहीं रहा, वैद्यनाथ मिश्रा रहा, तो वो भी सही आंसर का है, क्योंकि नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। समझ में आई बात? नहीं, अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए कि सर नहीं समझ में आया। He wrote many books, पारो, हजार बाहों वाली, मतलब उन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की है। जैसे पहला किताब का नाम है पारो, दूसरा हजार बाहों वाली, ठीक है, तुमने कहा था, ठीक है, फिर बाल चन्मा, ये आ चुका है, ठीक है ना। बाल चन्मा किसकी कृति है? नागार्जुन की है। और कुंभी पाक, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, और पुरानी जातियों का कोरस, ये सारे किताब इंपॉर्टेंट है। और ये सारे किताब नागार्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र यानी यवी ने रचना की है। ये तीनों नाम को आप एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन में या तो यवी होगा, या तो वैद्यनाथ मिश्रा होगा, या तो नागार्जुन होगा। बहुत टफ करना होगा तभी यवी या वैद्यनाथ मिश्रा ऑप्शन रहेगा, नहीं तो नागार्जुन रहेगा। अगला देखिए, शिवपूजन सहाय, he gave a new direction of Hindi stories. His total creation was published in शिवपूजन ग्रंथावली। शिवपूजन सहाय का क्या योगदान है? उन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की। शिवपूजन सहाय से पहले जैसे हिंदी कहानी लिखा जाता था, उससे उन्होंने डाइवर्ट किया, यानी हिंदी कहानी लेखन को एक नई दिशा प्रदान की, ठीक है। और जो भी उन्होंने लिखा है वो शिवपूजन ग्रंथावली में कंपाइल किया गया है, संकलित किया गया है। अब आइए शिवपूजन सहाय हो गया। महाकवि विद्यापति, ठीक है, ही वॉज बॉर्न एट, देखिए फिर इंपॉर्टेंट हो गया, ये आ चुका है, विस्पी। महाकवि विद्यापति का जन्म किस जगह हुआ था? विस्पी में हुआ था, विलेज इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज पोएट ऑफ लव इमोशंस, ठीक है ना, यानी वो लव इमोशंस को हिंदी में कहा जाता है श्रृंगार रस के कवि थे। कभी आपसे पूछा जाए कि विद्यापति कैसे कवि थे, कई रस होते हैं हिंदी साहित्य में, वीर रस, रौद्र रस, ठीक है ना, हास्य रस, ठीक है, श्रृंगार रस। तो विद्यापति को हमेशा श्रृंगार रस का कवि माना जाता है और उनको महाकवि की उपाधि दी गई।
ठीक है, और कौन सा किताब उन्होंने लिखा था? किताब भी जरूरी है ना। कौन सा किताब लिखा था महावती की? ये आपको मैंने बताया भी था, क्या लिखा था विद्यापति ने? दो किताब बहुत फेमस है, कीर्तिलता और कृति पताका, ठीक है ना। और मैथिली साहित्य में उनसे पहले जिसकी रचना मानी जाती है वह है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, जिसमें मैथिली पेंटिंग की चर्चा की गई। मैथिली पेंटिंग जब पढ़ा रहे थे हम, मिथिला पेंटिंग, तो बता रहे थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिथिला या मधुबनी पेंटिंग की चर्चा की गई है। उसके बाद विद्यापति की कीर्तिलता और कृति पताका में भी मिथिला पेंटिंग की चर्चा की गई। तो विद्यापति ने कीर्तिलता और कृति पताका दो पुस्तकें लिखी, और मैथिली साहित्य में विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली साहित्य में मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब आइए फणीश्वर नाथ रेणु। ही वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड लिटरेयर, ठीक है ना। ही वॉज बोर्न एट ओराही हिंगना विलेज। ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। ये फणीश्वर नाथ रेणु सिर्फ साहित्यकार ही नहीं थे बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इनका जन्म जो हुआ था ओराही हिंगना गांव में हुआ था, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया जिला में। ही रोट मैला आंचल एंड परती परिकथा, दो पुस्तक लिखा है इन्होंने। मैला आंचल बहुत फेमस है, कभी एग्जाम में नहीं भी पूछा जा सकता क्योंकि ये लोकप्रिय नाम है, और ये हाई स्कूल किताबों में भी इसका उल्लेख है। तो परती परिकथा को याद रखिएगा, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अब देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी। ही वॉज बोर्न एट बेनीपुरी विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1902। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी टाइटल उनका इसलिए है कि इन्होंने मुजफ्फरपुर में बेनीपुरी गांव में इनका जन्म हुआ था। ही रोट मेनी बुक्स, माटी की मूरत और पतितों के देश में, लाल तारा, ठीक ना, चिता के फूल और कैदी की पत्नी, ये सारा रचना उन्हीं का है। आम्रपाली, संगमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, ठीक है, सिंघल विजय और नेत्रदान, गांव के देवता, ये सारा रचना फणीश्वर नाथ रेणु का है। फेमस भले मैला आंचल से हुए हो, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक साहित्य की रचना की। अगला ये बलाई चांद मुखोपाध्याय, ठीक है ना, और इनका एक उपनाम था बनफूल। तो बलाई चांद मुखोपाध्याय नहीं पूछ के बनफूल नाम भी दिया जा सकता है। ही वॉज लिटरेटर ऑफ बांग्ला लैंग्वेज बट बोर्न एट भागलपुर। हिज सरनेम वॉज बनफूल, यानी मूलतः ये बंगला भाषा के साहित्यकार थे, लेकिन इनका जन्म भागलपुर में हुआ था और इनका उपनाम बनफूल था। अगला लिखा हुआ है राहुल सांकृतायन। He was philosopher, writer and wrote many books in Hindi, Urdu, Sanskrit and other languages. ये इतने बड़े विद्वान थे राहुल सांस्कृतायन, इनका सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पर ही कमांड नहीं था, बल्कि विविध भाषाओं के ये जानकार और भाषा मर्मज्ञ थे। इसके साथ साथ ये बहुत डायनामिक, विविधता वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, क्योंकि इनको मैं जब किसान आंदोलन पढ़ा रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ा रहा था, तो बार बार इनका नाम आया था ना, राहुल सांस्कृतायन का। इसका कारण है कि सिर्फ साहित्यकार नहीं थे, बल्कि इन्होंने दूसरी विधाओं में भी अपनी योग्यता को दर्शाया है और अपनी प्रतिभा को दर्शाया है। और ये एक दार्शनिक भी थे और घुमक्कड़ थे, यायावर जिंदगी में विश्वास करते थे, कहीं स्थायी तौर पर नहीं रहते थे, और बहुत बड़े विद्वान थे क्योंकि इन्होंने विविध ग्रंथों का बहुत मर्मज्ञता के साथ अध्ययन किया था, ठीक है ना, जिसको डीप इंटेंसिव स्टडी कहा जाता है। और इनके आगे ज्ञान
का कोई बखान नहीं कर सकता था, इतने बड़े विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने बहुत अधिक भाषाओं में लिखा था, इसलिए याद रखिएगा ये बिहार के बहुत बड़े विभूति हैं राहुल सांकृत्यायन। शिशिर बताइए कहाँ किए थे राहुल सांकृत्यायन, किस जगह किसानों को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था? हाँ, अनवारी सत्याग्रह नहीं, अनवारी में किसानों को उन्होंने, अनवारी में सत्याग्रह नहीं, किसानों का नेतृत्व। किसान का ही एक भाग है अनवारी, उसमें सत्याग्रह अलग सत्याग्रह नहीं है। सारण में किसने किया था? जमुनाकारियों ने किया था। गया में किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने किया। बढ़ैया टाल में किसने किया था? कार्यानंद शर्मा। और मुंगेर में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबेर ने किया था। मधुबनी में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। और ओवरऑल आ जाए कि बिहार में किसान आंदोलन का शीर्षस्थ नेता, या पूरे बिहार, या कह सके तो आप पूरे भारत में किसानों का नेतृत्व प्रदान करने वाला बिहार का विभूति जो था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती था। अब आइए एक और छोटा सा सेगमेंट है, जर्नलिज्म इन बिहार, यानी बिहार में पत्रकारिता। फर्स्ट, मैंने बता भी दिया लेकिन फिर से इसको याद कर लीजिए, फर्स्ट हिंदी न्यूज पेपर इन हिंदी इन बिहार, बिहार में हिंदी का पहला अखबार बिहार बंधु है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1874 फ्रॉम पटना। 1874 से पटना में बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसका नाम बिहार बंधु है। और पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार में 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया और उसका नाम है द बिहार हेराल्ड। और पहला उर्दू का समाचार पत्र आरा में 1876 से नूरुल अनवार है और इसके इसके प्रकाशक मौलाना नहीं भी लिखिएगा, मोहम्मद हाशिम, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए इंपॉर्टेंट मैगजीन्स पब्लिश्ड फ्रॉम बिहार, यानी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो कि बिहार से प्रकाशित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए लक्ष्मी, ये 1903 से गया से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। बालक, ये 1926 से पटना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तीसरा युवक, यह पटना से 1929 से प्रकाशित होती है। तीसरा परिजात, ये 1946 से पटना से प्रकाशित होती है। अगला है ज्योत्सना, ये पटना से 1948। जरूरी नहीं कि अभी पत्रिका छपती हो, लेकिन हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए जरूरी है, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने लिखा है। नई धारा 1950 पटना से। जनमत पटना से 1981, शायद जनमत अभी भी है, शायद कंफर्म नहीं है। अब देखिए चुन्नू मुन्नू नाम है इसका, ठीक है ना? हाँ, ये 1950 से पटना से प्रकाशित होने वाला पत्रिका था। विद्यार्थी पटना से 1978। अगला है धर्मिति तत्वम, ये 1880 से पटना से प्रकाशित होता है, ठीक है ना? बता रहे भाई। अब नहीं होना चाहिए यार, ये मुंगेर से 1960 से, जो लास्ट वाला लिखे है ना,
देववाणी यही है, ठीक है, देववाणी 1960 फ्रॉम मुंगेर, ठीक है ना। ये इसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला होगा, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है, इसको आप एकदम मगअप कर जाइएगा, कंठस्थ कर जाइएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और लीक से हट के ये विषय है, ठीक है ना। दूसरा एक टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी आपको, वो है कि बिहार में, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में महिलाओं की क्या भूमिका थी, कब, किसमें, स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है ना। बिहार में महिलाओं की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। बिहार में जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हुए हो, या जो भी हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, रोल ऑफ वीमेन्स इन बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये इसमें मेंस का सवाल भी आता है और प्रीलिम्स का भी इंफॉर्मेशन, और ये बराबर नहीं आता है लेकिन कभी भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा पटना कलम पाल कला यही आए और 1857 का विद्रोह आए, 1942 का मूवमेंट आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लीक से हटकर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आदमी को प्रिपेयर्ड होना रहना चाहिए, यानी तैयार होना चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूं, बिहार में महिलाओं की भूमिका का पहला मतलब उल्लेख नहीं, पहला दृश्य दिखाई पड़ता है 1919 के करीब। महात्मा गांधी जैसे ही 1917 में चंपारण में आए, और इस समय से बिहार की महिलाओं में राजनीति के क्षेत्र में सक्रियता दिखाई पड़ी, और 1919 तक आते आते बिहार में बा का आगमन हुआ, बा मतलब कस्तूरबा गांधी का, और कस्तूरबा गांधी के साथ ही कई महिलाओं की भूमिका प्रारंभ होती है, जैसे राजवंशी देवी, भगवती देवी, प्रभावती देवी, ठीक है, राधिका देवी, सुनीति देवी, ठीक है, सरला देवी, सरस्वती देवी। ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में केवल बात बनाने से नहीं मतलब होता है, बिहार में जब महिला का पूछा जाए तो स्पष्ट रूप से महिलाओं का नाम भी लिखा होना चाहिए, तब एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बिहार के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका को लिखा है। ऐसे लिख देने की महिलाएं ने ये किया, महिलाओं ने वो किया, वो आंसर नहीं है, हुआ आपने स्पेसिफिक नाम बताइए और उनका क्या रोल रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ऐसे लिखेंगे तब आपको फुल मार्क्स में आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो 1919 के आते आते बिहार में महिलाओं में सक्रियता आ गई, और इसका प्रभाव माना जाता है कि महात्मा गांधी की सफल चंपारण और अन्य आंदोलनों की सफलता ने महिलाओं में भी सक्रियता को दर्शाया। और 1920-21 के दशक का वर्ष जो था, उस समय भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और जिसके कारण एक व्यापक असर बिहार पर भी पड़ा। और 1921 में बिहार की सरला देवी ने, नाम एकदम स्पष्ट लिखना है, सरला देवी ने बिहार के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार का आह्वान किया। सरला देवी एक महिला थी जिन्होंने बिहार के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार की बात की कि स्कूल और कॉलेज छोड़ दो और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाओ और गांधीवादी आंदोलन को मजबूती प्रदान करो। फिर अगला कुछ ही समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। इस यात्रा के बहिष्कार का निर्णय बिहार के महिलाओं ने भी लिया, और सरला देवी के बाद सावित्री देवी ने बिहार के युवाओं को और लोगों को प्रिंस ऑफ वेल्स के यात्रा के बहिष्कार का आह्वान किया। इसके साथ साथ सरला देवी और सावित्री देवी के साथ साथ दो अन्य महिलाओं की प्रमुख भूमिका इस काल में देखी जा सकती है, श्रीमती सीसी दास और श्रीमती उर्मिला देवी। इन दोनों महिलाओं के अंतर्गत महिलाओं की जनसभा आयोजित होती थी, महिलाएं मार्च करती थी और लोगों को आंदोलनमय बनाती थी और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान करती थी। आगे चलकर जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ते गया, बिहार में भी महिलाओं की सक्रियता बढ़ती गई। इसी समय हजारीबाग, संथाल परगना,
क्षेत्र में भी महिलाएं जागरूक होकर राष्ट्रीय आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर अपना चल रही थी। जैसे ही आप देखेंगे कि 1930 के दशक में गांधी का सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और नमक कानून भंग करने का जो मुहिम गांधी ने उठाया, उस समय बिहार की महिलाओं में भी एक नई सक्रियता आ गई और संथाल परगना क्षेत्र की श्रीमती सैल बाला राय ने महिलाओं को जागरूक किया और उनके नेतृत्व में जन सभाओं का आयोजन हुआ। आपको जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा रहे थे तो आपको यह भी बताया होगा मैंने कि बिहार में पटना में बहिष्कार आंदोलन को सफल बनाने में जिन दो प्रमुख महिलाओं का योगदान है वो है श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी। बताया ना, इन दोनों महिलाओं ने बिहार में बहुत अधिक सक्रियता दिखाई और पूरी अन्य महिलाओं को आंदोलनमय किया और उनमें राष्ट्रीय जागरण पैदा किया। महिलाओं को बताया कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। इस संदर्भ में वस्त्र बहिष्कार आंदोलन भी हमारा एक हथियार है। बाद में आपको यह भी बताया होगा कि पटना में बहिष्कार आंदोलन काफी सफल रहा। इस दौरान श्रीमती हसन इमाम की पुत्री का नाम था शमी नाम की उनकी पुत्री थी और एक और लेडीज थी श्रीमती सीसी दास, उनकी पुत्री थी गौरी दास। इन दो लड़कियों का भी अपनी माताओं और अन्य महिलाओं के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा बहिष्कार आंदोलन को सफल बनाने में। इन महिलाओं के अंतर्गत 3 बड़े सभा का आयोजन पटना में किया गया जिसमें 3000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर इन समय में महिलाओं को गिरफ्तार भी अंग्रेजी हुकूमत करती थी। जैसे हजारीबाग जिला कांग्रेस अध्यक्षा हजारीबाग जिला कांग्रेस अध्यक्षा सरस्वती देवी को और उनके सहयोगी साधना देवी को गिरफ्तार किया गया। उसके तत्पश्चात गिरिडीह में मीरा देवी को गिरफ्तार किया गया और इनको 15 माह की कारावास की सजा सुनाई गई। इस नमक कानून आंदोलन के दौरान ही कई महिलाओं ने भूखे प्यासे रह के आंदोलनकारियों का साथ दिया और कदम से कदम मिलाकर आंदोलन को मजबूती प्रदान की। और इस समय अविभाजित बिहार था, इसलिए बिहार और झारखंड का अलग कॉन्सेप्ट, अलग संकल्पना नहीं थी। तो संथाल परगना और पलामू क्षेत्र में भी महिलाओं में जागरूकता दिखाई गई। मैंने एक नाम लिया था श्रीमती सैल बाला राय, ठीक है। उसी प्रकार हजारीबाग में भी कई महिलाएं सक्रिय थी। इसके साथ साथ पलामू क्षेत्र में भी महिलाएं सक्रिय थी। यानी बिहार झारखंड संयुक्त का कॉन्सेप्ट उस समय था और हर जगह महिलाएं सक्रिय थी। बाद में आप देखेंगे कि 1933 में 4 जनवरी को गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस को महिलाओं ने बहुत जोरदार ढंग से मनाया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में क्या किया था, पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प पारित किया था और 26 जनवरी को हर साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस कारण महिलाओं ने उनके सम्मान में और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें गिरफ्तार हुई महिलाएं, कई महिलाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार किया। इसमें राजेंद्र बाबू की पत्नी राजवंशी देवी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिला डिक्टेटर चंद्रावती देवी को भी गिरफ्तार किया गया और 4-4 माह की कारावास की सजा दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय डिक्टेटर कौन थे, मैंने कई बार बताया है। पुरुष में, महिला में चंद्रावती देवी थी, पुरुष में दीप नारायण, कई बार सुखाए हमने, ठीक है। इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो मार्च हुआ उसमें महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, कई बार लाठी चार्ज भी हुआ, गोलीबारी भी हुई, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलकर जो आंदोलन बढ़ते गया तो बाद में मुंगेर जिला, छपरा जिला में महिलाएं भी सक्रिय थी। छपरा के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया और शांति देवी ने उसकी अध्यक्षता की। उसी प्रकार मुंगेर के रोहियार गांव में महिलाएं पूरी तरह से आंदोलनकारी हो गई थी और कई महिलाओं का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लायक है। जैसे एक राम स्वरूपा देवी थी जो कि बहू थी गांव की, लेकिन उसने गांव-गांव घूम के लोग जो कि अशिक्षित थे, जागरूक नहीं थे, उनके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन
को करने के लिए जागरण का कार्य किया। राम स्वरूपा देवी का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता है। राम स्वरूपा देवी ने गांव गांव घूम घूम कर पैदल यात्रा किया, लोगों को जागरूक किया, स्वतंत्रता के संबंध में बात बताई, अंग्रेजी हुकूमत की व्याख्या की कि क्यों यह शोषणकारी है। ऐसी मतलब विदुता, मतलब ऐसी प्रतिभावान महिला का नाम स्वर्णाक्षरों में लिया जाना चाहिए। उसका नाम है राम स्वरूपा देवी। आगे चलकर 1941-42 में गांधी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किया, उसमें भी बिहार झारखंड की महिलाओं ने भरपूर हिस्सा लिया। उसमें गया ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। गया के प्रियमवदा देवी, ठीक है ना, गया की प्रियमवदा देवी और उसका एक और जगत रानी देवी और जानकी देवी ने गिरफ्तारी दी और इन्हें लंबी कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा इसी आंदोलन, इसी सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विशाल जनसभा का आयोजन किया, जगह जगह धरने दिए और आंदोलन को बल प्रदान किया। फिर जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पटना में 9 अगस्त को एक विशाल जनसभा महिलाओं का निकला, जिसका नेतृत्व राजेंद्र बाबू की बहन भगवती देवी ने किया। और हजारीबाग में एक और जनसभा, महिलाओं का विशाल जनसभा निकला और वहां पे सरस्वती देवी ने ही किया था हजारीबाग। और इन जनसभाओं के कारण, सरस्वती देवी ने किया, हजारीबाग चंद्रावती देवी ने किया था, ठीक है ना, नाम कंफ्यूज हो गया था हम। पटना में जो विशाल सभा जो 9 अगस्त को निकली थी, उसका नेतृत्व भगवती देवी ने किया। 11 अगस्त को हजारीबाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व चंद्रावती देवी ने किया। इन जनसभाओं से अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि महिलाओं में भी बहुत अधिक जागरण हो गया। एक और विशेषता क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पहले मध्यम वर्ग की महिलाएं ही आंदोलन में शरीक थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखा गया कि बिहार की सवरांत कुल की महिलाएं भी इन महिलाओं का साथ दे दी और वो भी आंदोलनमय हो गई और आंदोलन के रास्ते पर कूद पड़ी। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मुंगेर के मिसेज शाह मोहम्मद जुबेर की पत्नी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान काफी सक्रिय हो गई। और एक और बात है कि महिलाएं गांधी जी के बिहार आगमन में उनका इस तरह स्वागत करती थी कि गांधी जी की यात्रा में उनके साथ चलती थी। और इसमें अग्रणी भूमिका जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी का है, क्योंकि जो भी महिलाएं यात्रा करती थी उसमें प्रभावती देवी ने बहुत अधिक गांधी जी के साथ यात्रा की। और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका नाम आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत अधिक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी कदमों से बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन की मशाल को जलाए रखा है। एक ऐसी महिला है, मुंगेर की ये महिला है, उसका नाम है जिरितिया देवी। जिरितिया देवी ने 16 पुलिस कर्मियों को मार डाला है, ठीक है ना, 16 पुलिस कर्मी थे जिनको गोली मार दी इसने। इसके अलावा कई महिलाओं को गोलीबारी के कारण मृत्यु प्राप्त हो गया है, क्योंकि महिलाएं हटती नहीं थी आंदोलन से और अंग्रेज गोलीबारी करवा देते थे और कई महिलाएं। लेकिन इसकी विडंबना ये है हिस्ट्री की कि जिन लोगों ने योगदान किया है उनका नाम कम उल्लेखित किया गया है। इन बहुत सारी महिलाएं जो कि गुमनाम है, उनको इतिहास के पन्ने में लाना चाहिए, तभी इतिहास की समग्र संकल्पना स्थापित होती है। यह नहीं कि गिने चुने कुछ चंद लोगों का नाम आए स्वतंत्र, ऐसे लोगों का नाम पूरा प्रकाशित करना जरूरी है, तभी इतिहास की समग्र संकल्पना स्थापित हो पाएगी। ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत निम्न तबके की महिलाएं हैं, लेकिन उनके अंदर जो योग्यता है, जो गुण है, वो बहुत उच्च कोटि की है, संस्कारवान कोटि की है और उसको इतिहास में उपेक्षित किया गया है। ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है ना। आप ध्यान से देंगे तो मुंगेर, भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर के बीहपुर, मुंगेर के रोहियार, ठीक है ना, सासाराम, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल बता दें आपको, नमक कानून को भंग किया था राम बहादुर बारहटला की पत्नी ने सासाराम थाने के सामने नमक बना के अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। कितनी दिलेरी थी, इस बात को आप समझ सकते हैं। ऐसी महिलाओं को इतिहास में उल्लिखित करके यथोचित स्थान देना बहुत जरूरी है।
यहां तो कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि कल सिर्फ एमसीक्यू होगा, कोई क्लास नहीं होगा, क्योंकि बिहार मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको सिर्फ याद करना है। यहां तो कुछ पूछना है पूछिए आप, जो भी पूछना हो बिहार से संबंधित है, हम लिखवा देंगे। नाम लिखना बहुत जरूरी है, तभी आंसर आएगा। लिखना है, अभी लिखना है, लिखिए। देखिए, पहले हेडिंग दीजिए, बिहार में महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में। ये जो भी लिखना है, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में महिलाओं की भूमिका, जैसे लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। लिखिए, 1917 के 1917 के पश्चात महिलाओं की भूमिका बिहार में दिखाई देती है, और उन्नीस तक आते आते बा लिखिए, बा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। बा ब्रैकेट में लिखिए, कस्तूरबा गांधी। कॉमा, सरला देवी, प्रभावती देवी, सरला देवी, प्रभावती देवी, राधिका देवी, ठीक ना। सरला देवी, प्रभावती देवी, राधिका देवी, सुनीति देवी, लिख देते हैं। सरला देवी देख लीजिए यहाँ पे, लिख दे रहे हैं। लिख लिए। जैसी महिलाएं की भूमिका को देखा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा। 1921 के अक्टूबर माह में 1921 के अक्टूबर माह में सरला देवी ने बिहार के छात्रों को स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया।
पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन वेल्स के भारत आगमन के बहिष्कार का आह्वान सावित्री देवी ने किया। इस काल में पूर्ण विराम के बाद श्रीमती सीसी दास एवं श्रीमती उर्मिला देवी ने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। इनके नेतृत्व में, पूर्ण विराम के बाद लिखना है, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी एक्सप्लॉयटेटिव यानी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ कई जनसभाओं का आयोजन किया गया। कई जनसभाओं का आयोजन किया गया। इस समय महिलाओं ने चरखा संभाला और तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया। पैराग्राफ चेंज। 1921 के पश्चात गांधी के द्वारा देशबंधु स्मारक कोष के लिए गांधी के द्वारा देशबंधु स्मारक कोष के लिए धन इकट्ठा करने में बिहार की महिलाओं ने अपने शरीर से गहने उतार कर दान किया। अपने शरीर से गहने उतार कर दान किया। गांधी जी, पूर्ण विराम के बाद लिखना है, गांधी जी के साथ महिलाओं की यात्रा में अग्रणी भूमिका
जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी का रहा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी वाइफ ऑफ जेपी प्रभावती देवी का रहा। प्रभावती देवी। पैराग्राफ चेंज। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने यथेष्ट योगदान प्रदान किया या योगदान दिया। योगदान दिया और सभ्रांत घर की महिलाएं भी elite class women also participated in this movement। सभ्रांत घर की महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। संथाल परगना में श्रीमती शैल बाला राय, संथाल परगना में श्रीमती शैल बाला राय शैल बाला राय ने अपने प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव, अपने प्रभावशाली भाषण, इफेक्टिव स्पीच, प्रभावशाली भाषण से सैकड़ों महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया। सैकड़ों महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया। पूर्ण विराम। सासाराम में राम बहादुर बार एट लॉ, बार एट लॉ एक वकालत का पद है। बार एट लॉ की पत्नी ने थाने के सामने या थाना के सामने नमक कानून का उल्लंघन किया। थाना के सामने नमक कानून का उल्लंघन किया। पूर्ण विराम। हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्षा, हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्षा सरस्वती देवी और साधना देवी को आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार किया गया। इसी में लिखना है पूर्ण विराम के बाद कि गिरिडीह में मीरा देवी को क्या लिखे हैं? आंदोलन करने के कारण क्या लिखे हैं? इसी में लिखना है कि गिरिडीह में मीरा देवी को भी गिरफ्तार किया गया।
पैराग्राफ चेंज करके दूसरा बात लिखिए। बिहार में बहिष्कार आंदोलन को सफल बनाने में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रही। जिसमें प्रमुख नाम श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी को, का है को नहीं, और विंध्यवासिनी देवी का है। या डिटेल लिखिए, पूर्ण विराम के बाद डिटेल मारिए इस पे। देखिए हसन इमाम, पूर्ण विराम के बाद लिखिए इसी में डिटेल मतलब विवरण, व्याख्या। हसन इमाम, श्रीमती हसन इमाम और उनकी पुत्री, श्रीमती हमेशा लिखिएगा, वो हसन इमाम उनका नाम नहीं है, उनकी पत्नी का नाम नहीं पता है, ये हसन इमाम की पत्नी के बारे में मैं कह रहा हूं, ठीक है। श्रीमती हसन इमाम और उनकी पुत्री लिख लीजिए, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। शम्मी नाम था इसका, शमी, एवं श्रीमती सीसी दास और उनकी पुत्री गौरी दास की उल्लेखनीय भूमिका रही विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के बाद लिखना है इनके प्रयासों से पटना में 3 बड़ी जनसभाओं का आयोजन हुआ। इनके प्रयासों से पटना में 3 बड़ी जनसभाओं का आयोजन हुआ। पब्लिक गैदरिंग, 3 लार्ज पब्लिक गैदरिंग वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय दीज देयर एफर्ट्स, ठीक है ना। यानी इनके प्रयासों से 3 बड़ी जनसभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें 3000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। (3,000 onwards women were participated in these public gatherings, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे मुंगेर में श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर, श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर, ये ध्यान रखिएगा, श्रीमती छोड़िएगा नहीं, फिर पूरा क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि शाह मोहम्मद जुबैर ने भाग नहीं लिया था, बल्कि उनकी पत्नी ने भाग लिया था, इसीलिए श्रीमती श्रीमती लिखवा रहे हैं। ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जो कि एक
संभ्रांत कुल की महिला थी। इलीट क्लास की, जैसे हाई फाई सोसाइटी की जो महिलाएं होती हैं, उनको हिंदी में संभ्रांत कुल की महिला कहा जाता है। पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा, मुंगेर में ही एक नई बहू राम स्वरूप स्वरूपा भी लिख सकते हैं, राम स्वरूपा देवी का योगदान, राम स्वरूपा देवी का योगदान अतुलनीय और अकल्पनीय है। इनक्रेडिबल है, ठीक है ना, अतुलनीय और अकल्पनीय। क्योंकि गांव गांव घूमकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, शॉर्ट में लिखिएगा, स के बाद बिंदु, वी के बाद बिंदु। एग्जाम में नहीं, यहां आपको आराम देने के लिए हम कह रहे हैं, परीक्षा में नहीं लिखना है, शॉर्ट में पूरा लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को शामिल होने के लिए जागृत किया। ये भी लिखिएगा कि इन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया। ऐसे लिखवाना नहीं चाहिए इतना शॉर्ट लाइन, लेकिन हम आपके आराम के लिए ऐसा लिखवा रहे हैं। लिखवाना क्या चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया। एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। क्या बोलिए आप? इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। बस जेल लिखिए, क्वेश्चन मार्क देके अब अगला चीज लिखिए, आप खाली स्थान छोड़ दीजिए, घर में जाकर लिख लीजिए। अगला पैराग्राफ चेंज कीजिए, पॉइंट लिखिए। दूसरी ओर संथाल परगना में साधना देवी ने कई महिलाओं के साथ सभा की, क्या नेतृत्व किया, थोड़ी सभा ने कई महिलाओं का नेतृत्व किया। और इनके आंदोलन में छोटे बच्चे भी शामिल थे। जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत असमंजस में पड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, बता सकते हैं आप? क्यों असमंजस में अंग्रेजी हुकूमत पड़ जाएगी, या अंग्रेज सिपाही क्यों असमंजस में पड़ जाएंगे? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके आंदोलन में छोटे बच्चे शामिल थे। इसलिए किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है इसको हिंदी में। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई पुलिस, अंग्रेजी पुलिस। इसी में लिखिएगा, पूर्ण विराम के बाद पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी टैक्स का विरोध करना शुरू किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, देखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद बिहार में 4 जनवरी 1933 को, बिहार में 4 जनवरी 1933 को गांधी गिरफ्तारी दिवस मनाया गया, और गांधी गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। महिलाओं के द्वारा मनाया गया के बाद लिखिएगा डैश, महिलाओं के द्वारा जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, जैसे राजवंशी देवी, कौमा, और डिक्टेटर चंद्रावती देवी। ठीक ना। 15 माह की कैद हुई, 15 मंथ्स की प्रिजन हुआ। ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। 1940 के दशक में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भी, 1940 के दशक में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भी बिहार की महिलाओं के प्रदर्शन के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूर्ण विराम। इसमें गया की प्रियमवदा देवी, गया की प्रियमवदा देवी और जगत रानी देवी तथा जानकी देवी को गिरफ्तार किया गया। प्रियमवदा देवी, जगत रानी देवी एवं जानकी देवी को गिरफ्तार किया गया। प्रियमवदा देवी, जगत रानी देवी एवं जानकी देवी को गिरफ्तार किया गया। 4 माह की कारावास हुई। पूर्ण विराम। दुमका में महादेवी केजरीवाल ने भी आंदोलन किया। दुमका में महादेवी केजरीवाल ने भी आंदोलन किया। आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, जो मन करे लिखिए। 42 अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी बिहार की महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रही। विशेषकर चरखा समिति के सदस्यों द्वारा, विशेषकर चरखा समिति के सदस्यों के द्वारा। पूर्ण विराम के बाद लिखना है, फुल स्टॉप के बाद। 9 अगस्त 1942 को पटना में एक विशाल जनसभा का आयोजन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जनसभा नहीं, यात्रा, ठीक है ना, विशाल जन यात्रा का आयोजन, जिसका नेतृत्व, जुलूस भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, जन यात्रा या जुलूस बात बराबर हुआ, जिसका नेतृत्व राजेंद्र बाबू की बहन भगवती देवी ने किया। राजेंद्र बाबू की बहन भगवती देवी ने किया और हजारीबाग में भगवती देवी ने किया और हजारीबाग में सरस्वती देवी ने किया। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार किया गया। भागलपुर जेल ले जाया गया। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए। भागलपुर के बीहपुर में माया देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भागलपुर के बीहपुर में, बीहपुर एक जगह है भागलपुर का, भागलपुर के बीहपुर में माया देवी ने, तो भागलपुर के बीहपुर में पुलिस ने माया देवी को गिरफ्तार किया और गोविंदपुर के नरसिंह गोप की पत्नी ये लिखिएगा, जिरियावती ने 16, नाम से हंस क्यों रहे हैं आप लोग, खराब नाम है इसलिए। जिरियावती ने 16 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। ठीक है ना, गोली मतलब ये गोली बंदूक, ठीक ना, मार दिया। ठीक है ना। इसी समय छपरा टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता शांति देवी ने की। पूर्ण विराम। ये आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर पैराग्राफ चेंज करके ये बताना पड़ेगा कि क्या हम लिखे हैं। ये तो हो गया कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होगी। कैसे आदमी को कंक्लूड कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को लिख लीजिए 4 लाइन। वहां मत एग्जाम में लिखिएगा निष्कर्ष, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा सिर्फ। कभी न अंडरलाइन करना चाहिए ना निष्कर्ष बताना चाहिए। एग्जामिनर बहुत तेज तरार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है ना।
उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि निष्कर्ष कहाँ है। पैराग्राफ बदल दिया आप तो समझ जाते हैं कि आप कुछ नई बात कहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बहुत लोग पैराग्राफ अच्छा लगने के लिए भी चेंज कर देते हैं, वही बतवा फिर उसमें डाल देते हैं, तो उसमें नंबर कटता भी है, इंप्रेशन खराब होता है। अगर याद है आपको कुछ नई बात तभी पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं याद है तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लिख के दूसरे को तब याद रहता है एग्जामिनर को। बहुत हम लोग से बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं जो चेक करने वाले होते हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज कीजिए उपरोक्त विवरण से के साथ, उपरोक्त विवरण के साथ ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं की भूमिका अविस्मरणीय और अतुलनीय रही है। अविस्मरणीय और अतुलनीय रही है। दिक्कत नहीं हो रहा है आपको इंग्लिश में? इमेमोरेबल लिखिए, अविस्मरणीय, और जिसका कंपैरिजन नहीं किया जा सके अतुलनीय हुआ, और अतुलनीय, और वर्तमान पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक। जो बात हम क्लास में पढ़ाते समय बोले इसमें हम नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं कि जरूरी है हम लिखवा रहे हैं मत लिखिए, अगर आपको इच्छा होगी तो लिख सकते हैं इसमें 2 लाइन। लेकिन जरूरी ये है या आवश्यक ये है कि कई महिलाओं का बहुत अधिक योगदान होने के बावजूद वो गुमनामी में है और इतिहास के पन्नों में उनका नाम उल्लेख तक नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वैसी महिलाओं के योगदान को भी इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाए, तभी इतिहास की व्याख्या समग्रता में मतलब टोटालिटी में हो सकता है। ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कुछ पूछना इससे संबंधित या नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट? यहाँ अगर नहीं पूछ रहे आप तो इंडिविजुअली ऑफिस में भी बैठते हैं हम, नीचे आके पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना है। यहाँ तक समझ में आया ना? ऐसे लिखिएगा अगर विमेंस का रोल, महिलाओं का योगदान, तो नंबर क्यों नहीं आएगा? मेन क्या है कि हम लोग को नाम नहीं लिखिएगा, काम नहीं लिखिएगा, तो कैसे आदमी आपको कैसे जाना जाए कि आपने बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? जो भी आए, कभी भी सवाल आए मेंस में, 1942 का आंदोलन बिहार में, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में महिलाओं की भूमिका, बिहार में किसान आंदोलन, तो रेफरेंस एकदम आपको बिहार पर सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। बिहार के जगह का नाम बताइए, बिहार में कौन सा आंदोलन, तब नंबर आएगा। ये हमारे कहने से नहीं, आप कॉमन सेंस से भी सोचिए। पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि बिहार में क्या आप जानते हैं, और कारण के बारे में आपको एकदम पर्टिकुलर एक कारण बता दे रहे। कभी भी पूछे ना क्वेश्चन मेंस में कि बिहार में 1942 के आंदोलन का क्या कारण था, पूछता है ऐसे, जो न्यू कमर स्टूडेंट होते हैं ना वो घबरा जाते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, पूछता है पहला लाइन। बिहार में 1857 के विद्रोह के क्या, तो कभी नहीं घबराना चाहिए। जो इंडिया के लिए कारण है वही बिहार के लिए कारण है, बिहार में कोई अलग से कारण नहीं पैदा हो गया, ठीक है। वही कारणों को लिखना चाहिए जो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद है। और कुछ पूछना है आप लोग, बोलिए। क्लियर हुआ ये टॉपिक? और इसके पहले जो पीपीटी से पढ़ाए थे वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्यों पढ़ाएं?
ट्रेंड बदल बदल के एग्जाम लेने का इतना भीड़ हो गया एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, दूसरे एरिया से भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि 42 के मूवमेंट से ही पूछा जाए, अवार्ड ही पूछ दिया जाएगा, ये अवार्ड किस क्षेत्र में, मैचिंग में वो सब आ सकता है। ठीक है।